हेलो 10th क्लास। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है भारत कृषि। 9 चैप्टर अपने पूरे हो गए। आज है 10वां चैप्टर भारत में जो कृषि है उसके बारे में। ठीक है। प्राचीन काल से कृषि भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति रही है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि रहा है। खेती भारत का एक महत्व का संसाधन है। श्रम शक्ति के लगभग 60% लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। मतलब कि जो भारत में 100% लोग हैं जो काम करते हैं उसमें से 60% लोग किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से। भारत के लोगों को मात्र भोजन की आपूर्ति करने के उपरांत उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल भी खेती से ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग 22% जितना भाग है। निर्यात में भी कृषि फसलों एवं कृषि उत्पादन का लगभग 18% हिस्सा है। यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय जीडीपी जो ग्रोथ है हमारी इंडिया की उसमें कृषि का 22% भाग है। और जो हम बाहर विदेशों में निर्यात करते हैं यानी कि यहाँ से बाहर विदेशों में बेचते हैं उसमें 18% हिस्सा है, जिससे देश को प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इस तरह भारत एक कृषि प्रधान देश है। उपजाऊ मैदान, 12 महीने फसलें ली जा सके ऐसी अनुकूल जलवायु, सिंचाई, कुशल एवं मेहनती किसान आदि के कारण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 2 या उससे अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे फसल के लिए उपयुक्त सब चीजें हो, जैसे जलवायु, वहाँ पे पानी की कमी नहीं हो, आसानी से मेहनती लोग मिल जाए, तो वहाँ 2 फसलों को लिया जा सकता है। इसके बावजूद भारत में कृषि के क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं किया जा सका। भारतीय किसान अधिकांशतः गरीब एवं निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है। सिंचाई की कम सुविधा, अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा, कभी भी वर्षा हो सकती है और कई होती है तो कम और कई बहुत ज़्यादा होती है। अधिक जनसंख्या, बड़े परिवार, छोटे आकार के खेत, मतलब फैमिली तो बहुत बड़ी होगी लेकिन उनके पास खेत छोटे होंगे। प्रयोगशीलता के प्रति उदासीन रूप, मतलब हम एक ही पद्धति से कृषि करें तो वही करेंगे, हम उसमें नया नया प्रयोग नहीं कर सकते। रासायनिक खादों, उन्नत बीज, आधुनिक यंत्र एवं वैज्ञानिक कृषि प्रकृति का कम उपयोग, शिक्षित वर्ग का कृषि में न जुड़ना तथा समाज में कृषि का नीचा माने जाने वाला स्थान आदि के कारण वैश्विक उत्पादन के समक्ष भारत में उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम है। हकीकत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मतलब हम पढ़े लिखे लोग कृषि को कुछ भी नहीं समझते कि भाई हम ये व्यवसाय क्यों करें, इसलिए हमारी उदासीनता भी कृषि उत्पादकता में फर्क पड़ता है। अब कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार की होती है? तो कृषि 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6। भारत के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत का समग्र अर्थतंत्र कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन, आर्थिक प्रतिफल जैसी बातों के आधार पर कृषि के प्रकार किए जाते हैं। पहली है जीवन निर्वाह कृषि पद्धति। पहला प्रकार, स्वतंत्रता के पश्चात योजना आयोग के अनेक कृषि विकास योजनाओं के अमल के बावजूद भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय है। छोटे आकार के खेतों में महंगे बीज, खाद एवं जंतुनाशकों का उपयोग करना महंगा होता है। खेतों में होने वाला अनाज उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग जितना ही होता है, जो परिवार के भरण पोषण में ही उपयोग हो जाता है। इसे जीवन निर्वाह की कृषि या आत्मनिर्भर कृषि कहते हैं। इसे भारतीय कृषि आज भी अधिकांश क्षेत्रों में जीवन निर्वाह की प्रति ही मानी जाती है, क्योंकि हमारे पास खेत का आकार बहुत छोटा होता है, उसमें हम इतना ही उत्पादन कर सकते हैं कि भाई हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। तो इस कारण इस कृषि को हम क्या कहेंगे? जीवन निर्वाह कृषि। दूसरी है सूखी कृषि। वर्षा कम हो तो सिंचाई की अपूर्ण सुविधा एवं मात्र वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में मात्र जमीन में जो संग्रहित नमी के आधार पर एक ही फसल ली जाती है, इसे सूखी कृषि कहते हैं। मतलब जहाँ जैसे राजस्थान है वहाँ बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ एक ही प्रकार की कृषि की जा सकती है। यहाँ ज्वार, बाजरे एवं दलहन जैसे पानी की कमी से होने वाली फसलों की कृषि होती है। गुजरात के भाल प्रदेश में वर्षा पूरी होने के बाद नमीयुक्त जमीन में इस प्रकार से गेहूं एवं चने की फसल भी ली जाती है। अब है आर्द्र कृषि। जहाँ वर्षा का प्रमाण अधिक होता है एवं सिंचाई की सुविधा भी अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में आर्द्र नमी वाली कृषि की जाती है। वर्षा न हो अथवा कम हो तब सिंचाई द्वारा वर्ष में एक से अधिक फसल ली जा सकती है। इसमें धान, गन्ना, कपास, गेहूं एवं साग सब्जी की कृषि
की जाती है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे। फिर स्थलांतरित कृषि या झुम कृषि, मतलब ये एक प्रकार की ऐसी कृषि होती है जिसे एक जगह से जंगलों को जलाकर साफ किया जाता है, फिर वहाँ पे कृषि की जाती है। थोड़े दिन मतलब जब तक उपजाऊपन रहता है तब तक कृषि की जाती है, फिर वो लोग वहाँ से छोड़कर अन्यत्र जाकर कृषि करने लगते। इस प्रकार की कृषि को हम झूम कृषि करते हैं और ये कृषि आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काटकर उन्हें जलाकर जमीन साफ कर वहाँ कृषि की जाती है। यहाँ 2 से 3 वर्ष कृषि की जाती है। जमीन का उपजाऊ घटने पर यह क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह इसी प्रकार कृषि शुरू की जाती है। इसे झूम कृषि कहते हैं। इस कृषि में धान्य फसलें या साग सब्जी उत्पन्न की जाती है। इस कृषि में उत्पादन अत्यंत कम होता है। चौथा है बागायती कृषि, मतलब बाग बगीचे वाली कृषि। बागायती बगीचा कृषि एक विशेष प्रकार से होने वाली कृषि है। इसमें रबर, चाय, कॉफी, कोको, नारियल के उपरांत सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर आदि फलों की अत्यंत अधिक रखरखाव के साथ कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी निवेश, मतलब पैसा बहुत ज्यादा लगता है। कुशलता, होशियार होने चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, यंत्र, खाद, सिंचाई, परिरक्षण, मतलब उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ होना चाहिए, संग्रहण एवं परिवहन की पर्याप्त सुविधा भी होनी चाहिए। तो 5वीं कृषि है बागायती कृषि। 6 नंबर पे है सघन कृषि। यहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा बड़ी है वहाँ रासायनिक खाद, जंतुनाशक एवं विविध प्रक्रिया में यंत्रों के व्यापक उपयोग से कृषि में यंत्रीकरण आ गया है, मतलब कि यंत्रों के द्वारा होने वाली कृषि। ठीक है, इस प्रकार होने वाली कृषि को सघन कृषि कहते हैं। इस कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन में खूब वृद्धि हुई है एवं इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उत्पादन विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल को महत्व दिया जाता है, इसलिए इस कृषि को हम व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो सघन कृषि का दूसरा नाम क्या है? व्यापारिक कृषि। तो आपको शायद समझ में आ गया कृषि के प्रकार कितने हैं? 6। ये 6 के 6 आपको याद रखने। अब कृषि की पद्धतियां, ये तो थे प्रकार, अब है पद्धतियां। भारत में सजीव कृषि, टिकाऊ यानी कि पोषणक्षम कृषि, मिश्र कृषि आदि कृषि की पद्धतियां है। पहली है सजीव कृषि। जिस तरह से जंतुनाशकों एवं रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे रसायनों के हानिकारक प्रभाव भी धीरे धीरे दिखने लगे। अनाज, साग सब्जी तथा फलों में रसायनों एवं जंतुनाशकों की उपस्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण पर भी अधिक नुकसान हो रहा है। जमीन की उत्पादकता और उत्पादन भी घटने लगा है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भाई इसका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्रूट व सब्जियां वगैरह उगाए और उनको जल्दी से जल्दी पकाए। तो ये सब हमारे शरीर पर और पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण लंबे समय के बाद इस जमीन में से फसल का उत्पादन एवं गुणवत्ता घट गई है। सजीव कृषि अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया यानी प्रकार के रासायनिक खादों और जंतुनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। फसल के पोषण के लिए गोबर की खाद, जैव खाद, कंपोस्ट खाद आदि तथा फसल संरक्षण के लिए गोमूत्र, नीम का घोल, छाछ आदि का उपयोग किया जाता है। सजीव जैविक कृषि का उत्पादन पोषण युक्त होता है। इसमें प्राकृतिक खाद, मिठास एवं खुशबू होती है। इसमें अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन शक्ति देने वाले तत्व होते हैं। जैविक कृषि उत्पादनों की वर्तमान में बड़ी मांग है, अर्थात किसानों को प्रतिफल अच्छा मिलता है, क्योंकि हम खादों का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का, तो उससे कृषि जो भी वस्तुएं होती है, जो भी साग सब्जियां, फल फ्रूट सब होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में पैदावार होती है, इसलिए इसकी बड़ी मांग है। अब है टिकाऊ कृषि। इस कृषि में जमीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है। इसके लिए फसल फेरबदल, पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना ही उपयोग, कीटक एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए जंतुनाशकों के बदले जैविक नियंत्रण, जल संरक्षण आदि बातों का हम इसमें विशेष ध्यान रखते हैं। अब मिश्र कृषि। मिश्र कृषि उसे कहते हैं कि कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करना, जैसे कि गाय भैंस पालना, भेड़ बकरी पालना, मधुमक्खियां पालना, ऐसे मत्स्य पालन, ये सब मिश्र कृषि के अंतर्गत आता है। तो कृषि की पद्धतियां कितनी है? 3। अब है भारत में कृषि उत्पादन क्षेत्र। भारत में ऋतु के संदर्भ में कृषि फसलों को हम 3 भागों में बांटेंगे: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। पहली है खरीफ की फसल। ये किस ऋतु में ली जाती है? वर्षा ऋतु में। फसल का समय जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। देखो, हम वर्षा ऋतु में तो खरीफ की फसल को बोते हैं और काटने का समय है अक्टूबर नवंबर, जिसमें क्या क्या आता है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर आदि, ये खरीफ की फसल। अब रबी की फसल,
इसको हम अभी ठंडी में तो इसको नवंबर दिसंबर में बोएंगे और इसको काटेंगे कब, अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, उसको काटेंगे मार्च अप्रैल में। इसके अंदर गेहूं, चना, जौ, सरसों, अरंडी, अलसी आदि रबी की फसल है। अब गर्मी में ली जाने वाली फसल, जायद की फसल गर्मी में। फसल का समय हम मार्च से जून तक होता है। इसमें जैसे धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी तथा तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि जायद फसल हैं। मतलब साग सब्जी जो हो वो जायद फसल में आती है। तो फसलों के प्रकार कितने हैं? 3, खरीफ, रबी और जायद। मुख्य कृषि फसलें, भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, जमीन वैविध्य, वर्षा के प्रमाण में रही भिन्नता के कारण भारत के अलग अलग भागों में फसलों की बुआई विविध प्रकार से की जाती है। जैसे ये इंडेक्स देखिए, भारत में मुख्य कृषि उत्पादन, जैसे धान की फसलें, धान में क्या क्या आता है? धान, चावल, धान मतलब चावल, ठीक है, गेहूं, ज्वार, बाजरी, मक्का, जौ। दलहन मतलब दालें, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, चना की दाल, मटर, वाल, मोट, उड़द, मसूर। फिर है तिलहन, मूंगफली, तिल, सोयाबीन जिससे तेल निकलता है, अरंडी, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, अलसी। पेय यानी कि पीने लायक पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, कोको। नकदी फसल मतलब कि जिसको बेचने से पैसे तुरंत मिल जाते हैं, जैसे कपास, गन्ना, पटसन, तंबाकू, रबर। औषधीय मसाले मतलब जिससे हम दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं और जो हमारे मसाले में यूज आते हैं, जीरा, सौंफ, इसबगोल, धनिया, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, लहसुन। फिर फल, आम, केला, चीकू, पपीता, अंगूर, बेर, सेब, अमरूद। और साग सब्जी, आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर, लौकी, तुरिया, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, विभिन्न हरी सब्जियां। धानीय फसल का कितना भाग है? देखो, भारत में कुल बुआई क्षेत्र के लगभग 75% क्षेत्र में धानीय फसल की कृषि होती है और कुल उत्पादन का लगभग 50% धानीय फसल से प्राप्त होता है। ठीक है, 75% भाग में हम सिर्फ धान की फसल करते हैं और उससे हमें उत्पादन कितना होता है? 50% तक। ठीक है, पहली है धान यानी कि चावल, राइस। धान हमारी सबसे महत्वपूर्ण धानीय फसल है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या में भारत की लगभग आधी जनसंख्या भोजन में चावल का उपयोग करती है। धान उष्ण कटिबंधीय फसल है, मतलब उसको तापमान की ज्यादा जरूरत होती है। अधिक उत्पादन के लिए गर्म एवं नमी युक्त जलवायु और न्यूनतम टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। नदियों के काप की उपजाऊ जमीन, 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा, मतलब आपने कभी कभी देखा होगा चावल की फसल में इस तरीके से, देखो पानी भरा हुआ होना चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई से ये फसल की जाती है। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ सिंचाई से, मतलब कुएं वगैरह, बावड़ी वगैरह से सिंचाई करके उस फसल को मतलब बोया जाता है। धान की कृषि में मानव श्रम की भी अधिक आवश्यकता है, मतलब इसमें मशीनों से काम नहीं होता, मतलब लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु आदि राज्यों में वर्ष में 2 या 3 बार ये फसल ली जाती है। मतलब एक साल में 2 से 3 बार इस फसल को, क्योंकि उनका मुख्य खाना ही यही, जैसे हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो वो लोग चावल खाते हैं ज्यादा से ज्यादा। गुजरात में भी देखो, सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वलसाड़ आदि जिलों में धान की बुआई होती है। धान ये पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसल होने के बावजूद खेत में लगातार पानी भर के रखने के बदले फुहारा पद्धति से सिंचाई करके कम पानी से भी ये फसल ली जाती है। दूसरा है गेहूं। धान के बाद गेहूं ये हमारे देश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। भारत की 1/3 कृषि भूमि पर, मतलब 1/3 भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। इस देश में उत्तर पश्चिमी भारत में रहने वाले लोगों का ये मुख्य भोजन है, जैसे हम लोगों का इस साइड का ये मुख्य भोजन है। गेहूं ये समशीतोष्ण कटिबंधीय, वो चावल उष्ण कटिबंधीय और ये समशीतोष्ण, ये रबी की फसल है, यानी कि ठंडी में इसको बोया जाता है। गेहूं की फसल के लिए काली या उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली जमीन एवं 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। सिंचाई की सहायता से कम वर्षा वाले भागों में भी गेहूं उत्पन्न किया जाता है। 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की बुआई नहीं होती है, मतलब ज्यादा बारिश हो वहां पे गेहूं की खेती नहीं होती है। गेहूं की कृषि में यंत्रीकरण होने से श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, मतलब इसमें यंत्रों के द्वारा भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन लगभग दुगुना हुआ। आपको पता ही है 1966 में स्वामीनाथन अपने भारत के, उनके तत्वाधान में हरित क्रांति हुई, यानी कि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उसको हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो उससे उत्पादन दुगुना हुआ। गेहूं कृषि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3
भाग इन राज्यों का ही है, मतलब इनमें ही इतनी ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा होने से यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। पंजाब में नहरों के पानी के कारण गेहूं का विपुल उत्पादन होता है, इसी कारण पंजाब को गेहूं का भंडार कहा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। गुजरात में भाल क्षेत्र में भालिया गेहूं होता है। भाल क्षेत्र इसलिए वहां पे गेहूं का नाम क्या दिया गया, भालिया। इसके उपरांत महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में होता है। रोज बरोज के भोजन में उपयोग के लिए जाने वाले सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं सर्वश्रेष्ठ है। गेहूं के आटे से हम रोटी, भाकरी, सेवैया, हलवा, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, पाव, पूड़ी, केक, बिस्किट आदि अनेक खाने की वस्तुएं बनती है। सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए इसे अनाजों का राजा कहते हैं। ये देखो, ये जो मैप है हमें बता रहा है कि जहाँ सीधी लाइन है वहाँ धान यानी कि चावल की खेती होती है, और जहाँ टेढ़ी लाइन है वहाँ गेहूं की खेती हो रही है। ठीक है, ये मैप देख लेना एक बार। ज्वार, बाजरी, मक्का जो भी भारत में उत्पादित किए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, जिसमें ज्वार पहले। गेहूं एवं धान के बाद ज्वार भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाला धान्य है। दक्षिणी पठारी प्रदेश में शुष्क एवं कम वर्षा वाले विस्तारों में इस फसल की बड़े पैमाने पर बुवाई होती है। ज्वार खरीफ एवं रबी फसल है। इसे 25 से 30 डिग्री तापमान एवं 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले काली एवं दोमट मिट्टी की जमीन अनुकूल मानी जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में इसका उत्पादन अधिक होता है। गुजरात में सबसे अधिक बुवाई इसकी सूरत एवं तापी जिले में होती है। ज्वार हरे पशु चारे के रूप में भी विशेष उपयोगी है। अब है बाजरी। बाजरी श्रमिकों का अनाज माना जाता है क्योंकि ये सस्ता मिलता है, इसलिए 25 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की रेतीली जमीन में भी हो जाती है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। गुजरात में बाजरी की बुवाई में बनासकांठा जिला अग्रसर है। अब है मक्का। मक्का धान्य फसल है, धान्य खरीफ फसल है। धान एवं गेहूं के बाद विश्व में मक्का की सबसे अधिक बुवाई होती है। मक्के की फसल पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है, वहाँ यह लोगों का मुख्य भोजन है। मक्के में मुख्य रूप से स्टार्च, तेल, प्रोटीन युक्त बायोफ्यूल जैसे घटक होने से इसका औद्योगिक उत्पादन में भी उपयोग होता है। मक्के की फसल को ढलान वाली काली कड़ी, पथरीली पानी के नितार वाली जमीन माफिक होती है, मतलब अच्छी होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 21 डिग्री से 27 डिग्री तक तापमान इसके अनुकूल होता है। पशु आहार, लावा, धानी एवं मक्के के तेल में इसका उपयोग बढ़ रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मुख्य राज्य है। गुजरात में पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एवं अरावली में मक्का की बुवाई अधिक होती है। अब है दलहन। शाकाहारी लोगों के लिए दलहन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, मतलब दालों में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। अरहर, मूंग, चना, मटर, उड़द, वाल एवं मोट दलहन माने जाते हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मोट खरीफ फसल है। चना, मटर एवं मसूर रबी फसल है। मतलब इसमें भी अलग अलग है ना। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी राज्यों में दलहन की बुवाई होती है, मतलब सब में होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। गुजरात में अरहर, वडोदरा जिले में मूंग, मोट कच्छ में और उड़द की पाटन जिले में सर्वाधिक बुवाई की जाती है। दलहन की फसलों द्वारा नाइट्रोजन का जमीन में पुनः स्थापन होता है, मतलब इनके पौधों से वापस जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और जमीन का उपजाऊपन बना रहता है। क्योंकि ये जो दलहन की फसल काटी जाती है तो जो इनके डंठल होते हैं वो ऐसे ही जमीन में छोड़ दिए जाते हैं। जब वो जमीन के अंदर जाते हैं तो जमीन का उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। इसमें धान्य फसलों के साथ या उनके बाद जमीन का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए फसल अंतरण के रूप में बुवाई की जाती है, मतलब ऊपर ऊपर की काट लेते हैं और नीचे के डंठल छोड़ देते हैं। जानने योग्य, गुजरात में बोई जाने वाली तृणीय धान फसलों में रागी मुख्य स्थान है, मतलब जो तिनके के रूप में होते हैं उसमें रागी सबसे बड़े स्थान पे है। रागी मतलब एक मैरून कलर का धान होता है। रागी पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों का मुख्य भोजन है। गुजरात एवं समग्र देश में बोई जाने वाली विविध तृण धान्य फसलों में रागी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। रागी को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट या अफ्रीकन मिलेट एवं गुजरात में बावटा के नाम से पहचानी जाती है। रागी पोषक तत्वों से भरपूर तृण धान्य है।
इसके दानों में प्रोटीन, खनिज तत्व एवं विटामिन का विशेष प्रमाण पाया जाता है। रागी में वसा की मात्रा अधिक होने से मधुमेह एवं हृदय रोगियों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। रागी में कैल्शियम एवं आयरन का प्रमाण अन्य फसलों से विशेष होने से इसका उपयोग कुपोषण दूर करने एवं बेबी फूड बनाने में भी होता है, छोटे बच्चों के लिए। रागी उत्पन्न करते आदिवासी किसान आटे में से रोटी बनाकर खाते हैं। इसके सिवाय इसमें से बिस्किट, चॉकलेट, टोस्ट, नान, खटाई, वेफर एवं पापड़ी, संदरस, खाद्य जैसी अलग अलग चीजें भी बनाई जाती। अब है तेल। मूंगफली, तेल, सोयाबीन, अरंडी, सरसों, सूरजमुखी, अलसी आदि तिलहन माने जाते हैं। भारतीय भोजन में तेल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तिलहन में खाद्य तेल के उपरांत दानों में से तेल निकाल लेने के बाद बचने वाली खली जो होती है वो पशुओं के भोज्य आहार मतलब भोजन के रूप में और सेंद्रीय खाद के रूप में मतलब इसका वापस खाद के रूप में भी उपयोग होता है। अब है मूंगफली तिलहन फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मूंगफली की फसल को काली, कसरदार, दोमट मिट्टी की एवं लावा की रेती मिश्रित, पानी भरी न रहे ऐसी जमीन, टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री और वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर। मूंगफली खरीफ एवं सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में गर्मी की फसल है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। मूंगफली के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश में मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर आदि जिलों में मूंगफली की बुवाई की जाती है। गुजरात में खाद्य तेल के रूप में सिंग तेल विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। अब है तिल। सदियों से भारत में तिल के तेल का उपयोग हो रहा है। उत्तर भारत में वर्षा पर आधारित खरीफ फसल है। दक्षिणी भारत में रबी फसल तो कभी कभी जायद मतलब गर्मी में भी बोई जाती है। लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है। सभी तिलहनों में तिल सबसे अधिक तेल वाला होता है, मतलब इससे ज्यादा तेल निकलता है। दुनिया के लगभग सभी भागों में खाद्य तेल के रूप में ये उपयोग होता है। गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात समग्र देश में तिल के उत्पादन एवं बुवाई के प्रथम स्थान है। गुजरात में सर्वाधिक बुवाई बनासकांठा जिला में होती है। भारत विश्व में तेल का सबसे अधिक निर्यात करता है, मतलब वापस बाहर बेचा भी जाता है। अब है सरसों, मस्टर्ड। सरसों रबी फसल है। ये भारत की महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सरसों के दाने तथा तेल को औषधीय गुण के कारण खाद्य तेल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। अब है नारियल समुद्री किनारे की गर्म एवं नमी युक्त जलवायु तथा क्षार वाली यानी कि खारी जमीन में होने वाली बागानी फसल है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में नारियल के बागान यानी बगीचे आए हुए हैं। गुजरात में समुद्री किनारे के क्षेत्रों में भी नारियल की बुवाई की जाती है। कम ऊंचाई एवं अधिक उत्पादन